हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा पर। आज ये हमारा पार्ट 4 है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का। पार्ट 3 तक हमने सेक्शन 17A तक कवर किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप पहले हमारे पुराने 3 वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हमने सेक्शन 17 तक कवर किया है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 18 से, विच इज़ पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। If from information received or otherwise a police officer has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered to investigate under section 17 and consider that for the purpose of investigation or inquiry into such offence it is necessary to inspect any banker's book। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको ऐसे रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर को और उसको रीज़न टू बिलीव भी है कि ऐसा कोई अपराध इस एक्ट के अंदर किया गया है और वो एम्पावर्ड है सेक्शन 17 के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो इस तरीके की जो बैंकर्स बुक हैं वो इंस्पेक्ट कर सकता है उस व्यक्ति की जिसने इस तरीके का अपराध किया है या उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई कमीशन, ऐसा कोई ऑफेंस का हुआ है। अब बैंकर्स बुक मतलब क्या होता है? तो बैंकर्स बुक इंक्लूड बहुत सारी चीज़ें करता है, जो लेजर होते हैं, डे बुक होते हैं, कैश बुक, अकाउंट बुक या कोई भी अदर बुक जो कि यूज़ की जाती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ बैंक में। तो अगर इस तरीके कोई भी यूज़ होता है तो उसे बैंकर्स बुक कहा जाता है। तो इस तरीके की जो बुक्स हैं वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अगर वो चाहे तो वो सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह भी इनकी रिलेवेंट एंट्रीज जो होती हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी वो ले सकता है। और जो बैंक है वो बैंक बाउंड होगा असिस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को इन दी एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर दिस सेक्शन। तो बैंक को असिस्ट करना पड़ेगा अगर इस तरीके का कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसे कोई अकाउंट्स, तो वो बैंक जो है पूरा उसको असिस्टेंस देगी, उसको पूरा हेल्प करेगी पुलिस ऑफिसर को इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो पावर अंडर दिस सेक्शन इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन शैल एक्सरसाइज बाय पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसपी। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो यहाँ पर बोला है कि जो एसपी है या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा कोई ऑथराइज पुलिस ऑफिसर है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऐसा इंस्पेक्ट करने के लिए कोई भी अकाउंट्स वगैरह। तो अथॉरिटी भी हमें ध्यान रखना है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर इस तरीके कोई उसके द्वारा ऑथराइज है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बात करता है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन बैंक एंड बैंकर बुक का सेम मीनिंग लिया गया है जो कि असाइन किया गया है बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बैंक और बैंकर बुक का कहाँ से लिया गया है मीनिंग, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट के अंदर। आइए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4A की ओर। चैप्टर 4A बात करता है अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 18 में बोलता है प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 टू अप्लाई टू अटैचमेंट अंडर दिस एक्ट। अब मैं आपको बता दूं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रोक्योर्ड बाय मींस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो ऐसे कोई ऑफेंस करके अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मनी को कंसील वगैरह या ऐसे तरीके से जो डिस्पोज करते हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेंट वगैरह करते हैं अगर इस तरीके कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है ऐसे एक्ट के अंदर और उससे प्रोक्योर्ड किया गया है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 शाल एज फार एज मे बी अप्लाई टू द अटैचमेंट। तो जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के वो अप्लाई होंगे ऐसे अटैचमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी पे। अब जब अटैच की जाएगी तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो होगा ऐसे अटैचमेंट पे, या जो कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर ऑफेंस कर इस तरीके से इलीगली अगर कोई मनी या प्रॉपर्टी कमाई गई है तो उसका जो कॉन्फिस्केशन होगा तो वो भी यहाँ पर इस पे प्रोविजंस कौन से लगाए जाएंगे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्यों अप्लाई होंगे? क्योंकि CLAO 1944 प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिंग द डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रोक्योर्ड बाय मींस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पर ये CLAO 1944 अप्लाई होगा। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज लिखा होगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1944 में उसको ऐसा माना जाएगा जैसे मानो स्पेशल जज लिखा हो इस एक्ट के लिए।
ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं चैप्टर 5 की, और चैप्टर 5 बात करता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। तो अभी हमने देखा था पहले सेक्शन 17 में वहां पर अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको पहले आपको अप्रूवल लेनी हो रही थी, वहां पर आपको ऑफिसर्स भी दिए हुए थे कि इन ऑफिसर्स को पहले यही वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जहां पर वो पर्सन एम्प्लॉयड है उधर भी प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर आपको प्रोसिक्यूशन कोर्ट में अगर केस वगैरह भी लगाना है तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेनी जरूरी है। अब किससे लेनी जरूरी है, तो आइए देखते हैं। सेक्शन 19 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 1 बात करता है नो कोर्ट शैल टेक cognizance of an offense punishable under section 7, 11, 13 and 15 alleged to have been committed by a public servant except with the previous sanction। तो यहाँ पर बोला है कोई भी कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं लेगा ऐसे कोई अपराध का जो कि पनिशेबल है सेक्शन 7, 11, 13 और 15 में, जो कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कमिट किया गया है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। मतलब सैंक्शन ले लेंगे तो फिर ऐसा संज्ञान वगैरह कोर्ट ले लेगी और केस चलाया जा सकता है, तो प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है। अब किससे लेना जरूरी है, तो आइए देखते हैं क्लॉज ABC में क्या लिखा हुआ है। क्लॉज ए बात करता है इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इज नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है और उसको रिमूव नहीं किया जा सकता उसके ऑफिस से विदाउट द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उसको अगर उसके ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होगी, या फिर कोई इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन तो जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उसके ऑफिस से उसकी परमिशन लेनी होगी। सेम है जैसा 17A में हमने देखा था। तो ABC बस यहाँ पर इतना एक चीज ऐड कर दी है कि वो रिमूवेबल नहीं है उसके ऑफिस से अंटिल दी परमिशन ले ली हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये ABC हमने देखा, ये इनकी यहाँ पर प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर as the case may be for the previous sanction of such government for taking cognizance by the court by any of the offense specified unless। तो यहाँ पर बोला है कोई नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए तो वो इस तरीके की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड, तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अदर देन पुलिस ऑफिसर, या फिर ऑफिसर है कोई या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी का ऑफिसर है, इस तरीके के अप्रूवल लेने के लिए, कॉग्निजेंस चलाने के लिए ऐसी अप्रूवल नहीं ले सकता अनलेस। अब यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि या तो उस व्यक्ति ने जो वो इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहा है प्रीवियस अप्रूवल की, प्रीवियस सैंक्शन की, उसने कंप्लेंट फाइल की हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस ऑफेंस की कि इस पब्लिक सर्वेंट ने इस तरीके का ऑफेंस वगैरह किया है और इस पे प्रोसिक्यूशन चलाना चाहिए, इस तरीके की उसने कंप्लेंट की हो। एंड वो जो कोर्ट है क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो कोर्ट है उसने डिसमिस ना की हो उसकी कंप्लेंट, सेक्शन 203 ऑफ CRPC इसमें डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की इस तरीके का प्रोविजन दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ने उसकी कंप्लेंट डिसमिस नहीं की है और उसने डायरेक्ट किया है कंप्लेनेंट को, उसने बोला है कि जाओ जाके सैंक्शन लेके आओ, तो ये केस वगैरह अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन वगैरह चलाया जाएगा, फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो वो व्यक्ति इस तरीके की अप्रूवल वगैरह ले सकता है अदर देन पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसा व्यक्ति अदर देन पुलिस ऑफिसर एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं कर सकता, इस तरीके की अप्रूवल नहीं ले सकता, बट ले सकता है। कब ले सकता है, जब उसने इस तरीके की कंप्लेंट की है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसकी जो कंप्लेंट है डिसमिस नहीं की है एज पर सेक्शन 203 ऑफ CRPC, और उसने कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट लगाई है कि जाओ जाके सैंक्शन लेके आओ, अगर सैंक्शन मिल गई तो फिर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन चल जाएगा, लग जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल नॉट अकॉर्ड सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो बोला है कि ऐसा केस जहां पर ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो इस तरीके की अप्रूवल मांग रहा है, उसको नहीं दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस जो गवर्नमेंट है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जिसके अंडर में वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट आ रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। पहले उसको सुना तो जाएगा कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो भी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करके अप्रूवल का डिसाइड करेगी कि देना है या नहीं देना है।
नेक्स्ट प्रोविजो की ओर बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शाल आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल रिक्वायरिंग सैंक्शन, तो बोला है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जब उनको ये प्रपोजल की जो इस तरीके का प्रपोजल किया जाएगा उनको, तो उनको कोशिश करनी है कि उस प्रपोजल को 3 महीने के अंदर अंदर जब उसको रिसीव किया है उसको डिसीजन दे दिया जाए। अब नेक्स्ट प्रोविजो वहीं पर बात करता है कि इन केस वेयर द पर्पस फॉर ग्रांट ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन लीगल कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड, जहां पर लीगल कंसल्टेशन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, तो वहां पर 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया। सेम गोज विद हमने सेक्शन 17 वहां बात की थी, वहां पर भी 3 महीने दिया था और एक्सटेंड करके 1 महीना दिया था। तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये डेट मालूम होनी चाहिए, ये टाइम पीरियड हमें मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके कहीं भी ऐसी कोई अथॉरिटी आती है तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको सैंक्शन वगैरह देनी है, ऐसी कोशिश करनी है, और इनकेस अगर एक्सटेंड होता है तो 1 महीने तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पस ऑफ सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट प्रिस्क्राइब सच गाइडलाइन एज इट में कंसीडर नेसेसरी। तो यहाँ पर बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई जो सैंक्शन वगैरह यहाँ पर दी जा रही है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के, तो यहाँ पर वो कोई गाइडलाइंस वगैरह दे सकती है जो उसको ठीक लगता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द एक्सप्रेशन पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स। अब यहाँ पर बताया कि पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है हु हैज सील्ड टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग विच द ऑफिस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो जो बंदा सीज कर चुका है ऑफिस में, अब वो है ही नहीं, अगर उसके खिलाफ भी केस लगाया गया तो उसको भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बी वाला क्लॉज बात करता है हु हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग व्हिच एन ऑफिस कमिटेड एंड इज होल्डिंग एन ऑफिस अदर देन द ऑफिस। तो जब ये अपराध किया गया तब वो कोई और ऑफिस में था, अब उसने वो ऑफिस छोड़ के वो कोई और ऑफिस में चला गया है, तब भी उसको यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट इस एक्ट के अंदर इस कैटेगरी में डाला गया है कि उस पर केस वगैरह लगाया जा सकता है, भले ही से उसने वो ऑफिस छोड़ के किसी और ऑफिस में क्यों ना चला गया हो। आइए सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, ऐसा कोई डाउट अराइज होता है कि जो प्रीवियस सैंक्शन जो रिक्वायर्ड है सबसेक्शन 1 में वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाए या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाए या कोई भी अदर अथॉरिटी द्वारा दी जाए, ऐसा कोई डाउट हो जाता है कि कौन इस तरीके का सैंक्शन देगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो गवर्नमेंट या अथॉरिटी इस तरीके का सैंक्शन देगी जिसके पास पावर है उस पब्लिक सर्वेंट को निकालने की उसके ऑफिस से, वो यहाँ पर सैंक्शन देगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सेक्शन क्लॉज ये बात करता है नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय स्पेशल जज शैल बी रिवर्स और अल्टर। तो यहाँ बोला है कोई भी इस तरीके का सेंटेंस या ऑर्डर दिया गया स्पेशल जज द्वारा यहाँ पर इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, तो बोला है कि रिवर्स या अल्टर नहीं किया जाएगा उसके डिसीजन को बाया कोर्ट इन अपील। कोर्ट इन अपील द्वारा कंफर्मेशन या रिवीजन में किस ग्राउंड पर नहीं किया जाएगा, एब्सेंस के, एरर के, ओमिशन के, इरेगुलरिटी के इन दी सैंक्शन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1। मतलब सैंक्शन ली है जो सबसेक्शन 1 में, उसमें अगर कोई ओमिशन है, कोई एरर है, कोई एब्सेंस है, कोई इरेगुलरिटी है सैंक्शन लेने में, तो जो स्पेशल जज ने उस पर डिसीजन दिया है उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा या उसको अल्टर वगैरह नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर कोर्ट को लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रही है तो भले ही कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा रिवर्स या अल्टर नहीं होगा। फेलियर ऑफ जस्टिस में क्यों? क्योंकि मेन पर्पस ही यहाँ पर जस्टिस सर्व करने का है कोर्ट का, अगर वही फेल हो रही होगी तब तो फिर इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस है तब तो रिवर्स और अल्टर किया जा सकता है, बट अगर फेलियर और इस तरीके का नहीं हो रहा है जस्टिस का तो यहाँ पर कोई भी रिवर्स या अल्टर नहीं होगा स्पेशल जज ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो। बी बात करता है नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन दिस सैंक्शन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी अनलेस इट इज सेटिस्फाई कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कोई भी कोर्ट को इस तरीके की जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर स्टे वगैरह नहीं लगाएगी, वो भी किन ग्राउंड पे, अगर कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी हुआ है सैंक्शन को ग्रांट करने में, सैंक्शन को लेने में उस अथॉरिटी से, अगर एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी हुई है और उसमें अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है तो फिर इस तरीके की स्टे नहीं लगाई जाएगी, बट अगर फेलियर ऑफ जस्टिस है तो स्टे वगैरह लगाई जा सकती है। क्लॉज सी बात करता है नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और एनी ग्राउंड एंड नो कोर्ट शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन इन रिलेशन टू एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास इन इंक्वायरी। तो आपको मालूम है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का वैसे भी कोई रिवीजन वगैरह नहीं होता। अगर कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील या प्रोसीडिंग में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बीच में अगर कोई ऐसा कोई ऑर्डर दे देते हैं जब केस चल रहा होता है, उसको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं, उसका कोई भी अगर इस तरीके का रिवीजन वगैरह नहीं किया जाएगा और स्टे भी नहीं लगाया जाएगा इस तरीके से।
सबसेक्शन 4 बात करता है इन डिटरमाइनिंग अंडर सबसेक्शन 3 वेदर द एब्सेंस एरर ओमिशन इरेगुलरिटी इन सच सेक्शन हैज occasion or resulted in a failure of justice the court shall have regard whether the objection, अगर इस तरीके का failure of justice हो रही है, अगर कोर्ट डिटरमाइन कर रही है सबसेक्शन 3 में कि ये एरर ओमिशन इरेगुलरिटी के कारण अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रही है, तो वो ये चीज देखेगी क्या ये ऑब्जेक्शन कुड एंड शुड हैव बीन रेज्ड एट एन अर्लियर स्टेज इन द प्रोसीडिंग, तो क्या ये ऑब्जेक्शन जो प्रोसीडिंग चालू हुई थी तब अर्लियर स्टेज में लेना चाहिए था इनको, तब इनको ऐसा बताना चाहिए था कि ये फेलियर ऑफ जस्टिस है, भले ही से इतना लेट बता रहे हैं तो कहीं ये कोर्ट को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से अगर कुछ होता है तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी। उसका एक्सप्लेनेशन बात करता है एरर को, एरर मतलब क्या, तो बोला यहाँ पर कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट नहीं थी ग्रांट करने को सैंक्शन, तो उसको यहाँ पर एरर माना गया है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ये हमारा सेक्शन 19 कंप्लीट होता है। सेक्शन 20 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 20 बात करता है प्रिजम्पशन and where public servant accepts any advantage, तो ये प्रिजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको नाम से ही हमें याद रखना है। अगर प्रिजम्पशन की बात हो रही है पीसीए में तो सेक्शन 20 में यहाँ पर बताया क्या गया है, ये देखते हैं। तो बोला है कि अगर ऐसा कोई ट्रायल चल रहा है जहाँ पर ऑफेंस जो कि कमिट किया गया है सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में, और ये प्रूव हो गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो कि एक्यूज है उस ऑफेंस का, उसने एक्सेप्ट किया है, ऑप्ट इन किया है या अटेम्प्ट किया है ऑप्ट इन करने के लिए कोई ऐसा अनड्यू एडवांटेज, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कोई कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दिया जाए कि उसने ये अनड्यू एडवांटेज लिया है एज अ मोटिव और रिवॉर्ड। ठीक है, मोटिव और रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 7 के अंदर उसने एज अ मोटिव और रिवॉर्ड इस तरीके का अनड्यू एडवांटेज लिया है। और वहीं अगर सेक्शन 11 की बात की जाए तो ये माना जाएगा कि उसने अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसीडरेशन या फिर कंसीडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडुकेट, वो जानता था तो उसने इस चीज के लिए ऐसा काम वगैरह वहां पर जो है इम्प्रॉपरली डिसऑनेस्टली सेक्शन 11 के अंदर किया है। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में ये डील करता है। तो इस तरीके का प्रिजम्पशन बनाया जाएगा अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। ये हमारा सेक्शन 20 था। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 21 बात करता है एक्यूज पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनी पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिस्प्रूव ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। तो यहाँ पर बोला है कि एक्यूज पर्सन जो है वो खुद भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसके ऊपर इस एक्ट में अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है उसके डिफेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर इस तरह कोई चार्जेस वगैरह लगाए हैं तो वो बन सकता है। अब क्या है, नीचे कुछ कंडीशन वगैरह दी गई है कि कैसे क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर बोला है कि ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट। मतलब अगर वो खुद बनना चाहेगा, खुद की मर्जी से खुद वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मैं एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता हूं, तो ही एट हिज ओन रिक्वेस्ट ओनली, और कोई वकील उसको ऐसे नहीं बुला सकता खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमें याद रखना एट हिज ओन रिक्वेस्ट वो इस तरीके का विटनेस बन सकता है। फिर क्लॉज भी बात करता है कि हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट बाय द प्रोसिक्यूशन और गिव राइज टू एनी प्रिजम्पशन। अगर सपोज उसने बोला कि मुझे इस तरीके कॉम्पिटेंट विटनेस बनना है, एक्यूज पर्सन वो बना और उसने यहाँ पर दिया और वो यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं दे पाया, फेल हो जाता है एविडेंस देने में, तो उसके ऊपर इस तरीके की कमेंट नहीं की जाएगी प्रोसिक्यूशन द्वारा कि देखो तुम एविडेंस नहीं दे पाए ना, इसका मतलब तुमने अपराध किया है। इस तरीके की कोई धारणा नहीं बनाई जाएगी, कोई प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट नहीं बनाया जाएगा कि तुमने अपराध किया है। सबसे क्लॉज सी बात करता है ही शैल नॉट बी आस्क्ड एंड इफ आस्क्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू शो दैट he has committed or been convicted of any offense other than the offense with which he is charged। तो यहाँ पर बोला है कि उससे इस तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा या पूछा गया तो उसको आंसर देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ऐसे कोई क्वेश्चन की जो कि शो कर रहा है कि उसने कभी कमिट किया था या फिर वो कन्विक्ट हुआ था किसी ऑफेंस के लिए अदर देन दी ऑफेंस जिसका ये ट्रायल चल रहा है। सपोज ये किसी और चीज के ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा है और यहाँ पर उससे सवाल पूछा जा रहा है कि पहले तुम कभी इस ऑफेंस के लिए तुमको कन्विक्ट किया गया था या तुमने यहाँ पर कमिट किया था ये अपराध, तो इस तरीके के जो अगर या फिर और उससे बैड कैरेक्टर उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड अगर फिर सवाल उठता है तो उसको यहाँ पर आंसर देने की जरूरत नहीं है अनलेस अब यहाँ पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन दे दिए हैं कि कब उसको आंसर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट बात करता है द प्रूफ दैट ही हैज कमिटेड ऑन बीइंग कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस इज एडमिसिबल एविडेंस। तो अगर ऐसा कोई जो उसने पहले किया था या कन्विक्ट हुआ था वो एक एडमिसिबल एविडेंस है ये शो करने के लिए कि उसने ये वाला भी अपराध जो इसका ऑफेंस जो ट्रायल चल रहा है वो किया है, अगर ऐसा कोई वो एविडेंस एडमिसिबल है तो फिर उसको यहाँ पर वो उसको आंसर करना पड़ेगा। टू बात करता है ही हैज पर्सनली और बाय हिज प्लीडर
asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character, खुद की गुड कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर रहा है कोर्ट में, अगर वो खुद का बता रहा है कि ये देखिए कितने इनका जो कैरेक्टर है काफी अच्छा है ये वो, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो ऑब्वियसली इसको वो करेगा और वो उसके बताएगा कि नहीं इनका कैरेक्टर गुड नहीं है, बैड कैरेक्टर है। तब अगर वो बैड कैरेक्टर के ऊपर सवाल इस तरीके से वो करेंगे तो भी इनको फिर आंसर करना पड़ेगा। थर्ड वाला पॉइंट बात करता है ही हैज गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद द सेम ऑफेंस। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे कोई सेम ऑफेंस के कोई चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं, अगर उसके खिलाफ एविडेंस देता है तो भी उनको फिर अगर उसके ऊपर भी इस तरीके की कोई बात आती है तो उनको यहाँ पर सवाल के जवाब देने होंगे या उनसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 21 था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको क्लियर करने की। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन 23 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा को। थैंक यू सो मच।